राधे राधे डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए क्लास 10th का बेसिक इंट्रोडक्शन मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको आज कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे जो कि क्लास 10th में मैथमेटिक्स सॉल्व करने से पहले आपको ज़रूर आनी चाहिए। अगर ये सारी बातें अगर आपको आती हैं तभी आप क्लास 9th और 10th में अच्छे से कुछ भी पढ़ सकते हैं, अच्छे से मैथमेटिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन है, जिसमें कि चर राशियाँ जिनको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं वो क्या होती हैं। तो लिखा हुआ है ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता है वे चर राशियाँ कहलाती हैं, जैसे एक्स, वाई और जेड। इसका मतलब होता है जैसे एक्स का मान हम 0 भी लिख सकते हैं, एक्स का मान 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, या जो भी चाहे हम लोग एक्स का मान रख सकते हैं। या इसी प्रकार से हम लोग वाई का मान भी रख सकते हैं, जेड का मान भी। कहने का मतलब एक्स और वाई और जेड या ऐसे ही जितने अल्फ़ाबेट होते हैं इन सब का मान लगातार क्या हो सकता है, बदल सकता है। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, चर राशियाँ कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से अचर राशियाँ होती हैं। अचर राशियाँ इसको इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। ये वे राशियाँ होती हैं जिनका मान निश्चित रहता है, अचर राशियाँ कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 और इसी तरह से बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं जिनका मान क्या होता है, निश्चित होता है, इनको हम बदल नहीं सकते। जैसे हम 2 को 3 नहीं कह सकते हैं, तो 3 नहीं कह सकते हैं, इसका मतलब 2 का मान निश्चित होता है, 3 का मान निश्चित होता है, 4 का मान, 5 का मान। इसी तरह जितने भी क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, यानी कि 1 2 3 जितनी वैल्यूज़ होती हैं, नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, अचर राशियाँ कहलाती हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम समझें तो हम जो ये हमारे अचर होते हैं, अचरों का योग, जैसे 1 + 1 क्या आता है, 2 आता है, 2 + 5 क्या आता है, 7 आता है। ये सारी चीज़ें तो हम जानते हैं, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि ये जो चर राशियाँ होती हैं इनका योग कैसे किया जाता है, इनका अंतर कैसे निकाला जाता है, इनका गुणा कैसे किया जाता है, इनका भाग कैसे किया जाता है। इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उनके लिए। सबसे ज़्यादा उन्हें कन्फ्यूज़न होती है। ज़्यादातर बच्चों में कन्फ्यूज़न ये होती है, अगर किसी बच्चे से पूछा जाए x + x क्या होता है तो उसको कभी कभी बता देता है x² होता है, जो कि गलत होता है। तो आज हम ये सारे डाउट्स यहाँ पर कंफर्म करेंगे कि बच्चों को इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए ठीक है, चरों का योग समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x + x = 2x होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे आम और आम, अगर ये दोनों एक जैसी चीज़ें हैं तो इनको जब जोड़ा जाता है तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये 2 आम होता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे हम देखें कि x + 2x क्या हो सकता है, 3x हो जाता है। यानी कि अगर हम इसको समझना चाहें तो जैसे एक आम हो और 2 आम हो तो टोटल मिलकर कितना हो जाता है, 3 आम। यानी कि आम को आम स्क्वायर नहीं बोला जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर इस तरह से कोई वैल्यूज़ दी गई हो तो इनको सिंपली क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे तीसरा देख सकते हैं, जैसे 5x + 7x लिखा है तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, 12x कह सकते हैं। ठीक जैसे 3 आम और 5 आम मिलकर कितना आम होता है, 8 आम। यानी कि ना कि 8 आम स्क्वायर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिंपली जुड़ जाती हैं चीज़ें। यहाँ पर आप एक चीज़ और देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर दूसरा रूल ये दिया गया है कि अगर मान लीजिए x + y यानी कि अलग अलग वैल्यूज़ दी गई हो तो ये इनका योग भी क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे हम समझ सकते हैं कि जैसे एक आम दिया गया हो, दूसरा अमरूद दिया गया हो, तो आम और अमरूद ही जुड़ता है, ना कि आम और अमरूद मिक्स हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों अलग अलग ही लिखे जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से 2x + 3y को देखें तो ये भी बिल्कुल वैसे ही 2x + 3y ही रहता है, इसका मान बदलता नहीं है, बिल्कुल वैसे ही। जैसे 2 आम और 3 अमरूद हों तो ये 2 आम और 3 अमरूद होते हैं। सॉरी, यहाँ पर 3 लिखना भूल गए, 3 अमरूद होते हैं ना, ये बदलता नहीं है इसका योग, तो ये बिल्कुल वैसे ही लिख लिया जाता है। चलिए एक और रूल देखते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए लिखा हो 2x + 3y + 5x + 4y, कुछ इस प्रकार से दिया गया हो तो इसको किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए तीर बनी हुई है, तीर में ये बताया गया है कि x और x का जो मान होता है ये आपस में जुड़ जाता है। जैसे 2 और 5 मिलकर कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक इसी प्रकार से अगर यहाँ देखें 3y और 4y मिलकर कितना हो गया, 7y हो गया। तो इन दोनों को क्योंकि ये अलग अलग हैं तो x x के साथ जुड़ता है, y y के साथ जुड़ता है, तो दोनों जुड़कर एक साथ आ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ एक और देख सकते हैं, यहाँ x + y + z 4x + 3z लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या करते हैं, x और 4x जुड़कर 5x हो गया, y के साथ कोई नहीं है तो y अकेले हो गया, और z और 3z मिलकर 4z हो गया। तो इस तरह से ये क्या होता है, जुड़ जाता है। तो इसके लिए हमने एक नोट लिखा है कि समान चर एक दूसरे से जुड़ते हैं जबकि असमान चर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे x और x है तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। अभी यहाँ x और x² होता
तो ये आपस में कभी भी नहीं जुड़ते। जैसे x प्लस एक्स क्यूब होता तो ये आपस में कभी भी जुड़ते नहीं हैं। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है, ये ध्यान दीजिएगा, ये नोट में यही पॉइंट हमने यहाँ क्लियर किया हुआ है। तो चलिए ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर चरों का घटाना है। ठीक, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है समान चर है यहाँ 3x और 2x। 3x में से 2x जाता है तो 1x का मान बच जाता है, यानी कि 1x बच जाता है। जैसे 3 आम हो किसी के पास और उससे अगर हम 2 आम ले लें तो बचेगा उसके पास कितना, 1 आम बचेगा। इसी तरह से 5x माइनस x बराबर 4x बचता है। कितना बनना है, 4x। ठीक, इसी प्रकार जैसे किसी व्यक्ति के पास 8 आम हो, 3 आम उससे ले लिया जाए तो उसके पास कितने आम बचते हैं, 5 आम बचते हैं। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल है 5x माइनस 2y। तो इसको चेंज नहीं किया जा सकता, क्यों, क्योंकि ये दोनों चर क्या हैं, x और y अलग अलग हैं। जैसे एग्जांपल में समझ सकते हैं, यहाँ 5 आम है और 2 आम किसी ने मांगा तो आपके पास कितना बचेगा, 3 आम बचेगा। इसी तरह से दूसरा है कि 5 आम है और 3 अमरूद हैं। 3 अमरूद किसी को दिया जा रहा है तो आपके पास कितना बचेगा, 5 आम और 3 अमरूद निकल जाएगा, तो माइनस में 3 अमरूद, यानी कि ये चेंज नहीं होगा। ठीक, इसी प्रकार से एक और नोट देखते हैं। जैसे 3x माइनस 7x हो तो यहाँ पर माइनस का 4x आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, माइनस क्यों आ जाता है, क्योंकि जो वैल्यू बड़ी होती है उसी का चिन्ह हम लोग यहाँ क्या करते हैं, घटाने के बाद लिख लेते हैं। ठीक, इसी तरह से जैसे यहाँ 2 आम हो और किसी को आप 5 आम दे दीजिए तो आपके पास 3 आम का ऋण आ जाता है। ऋण मतलब माइनस, यानी कि कर्ज आ जाता है, तो माइनस इसीलिए वहाँ लिख दिया जाता है। तो हम लोग इसको सिंपली ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए 5x है और 9x है तो यहाँ पर बचेगा कितना, माइनस का 4x, यानी कि माइनस का 4, माइनस वाली वैल्यू बड़ी है इसलिए माइनस का चिन्ह यहाँ साथ में आ जाता है घटाने के बाद। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम देखें कि 5x प्लस 6y माइनस 2x माइनस 3y है तो यहाँ पर क्या करते हैं, x और x वाले को साथ में घटा लेते हैं। 5 में से 2 गया 3x, 6 में से 3 को घटा लेते हैं 3y, इस तरह से ये वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर एक नोट हम समझते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है यदि चर समान है तो वे आपस में घटते हैं। जैसे हमने अभी बताया था कि अगर x है तो x में से x घटकर 0 हो जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर x है और कोई x स्क्वायर घटाए तो ये आपस में नहीं घटता है यहाँ पर, क्योंकि इनकी घातें क्या हो जाती हैं, अलग अलग। तो अभी आगे हम समझेंगे घातों के बारे में भी, थोड़ा सा उसको ध्यान देंगे। तो चलिए ठीक है, इसके आगे समझते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है यदि घटने वाला चर बड़ा हो तो घटने वाले चर के चिन्ह बड़े चर के हिसाब से लगता है। यानी कि जैसे यहाँ पर 5x था, यहाँ -9 था, तो माइनस वाला क्या है, बड़ा है, तो घटने के बाद माइनस का चिन्ह यहाँ पर आ जाता है। तो चलिए ठीक है, आगे समझते हैं, चरों का गुणन समझते हैं। तो चरों का गुणन समझने से पहले एक छोटा सा रूल है, उसको समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, a इंटू एक्स की पावर b और बेस में लिखा हुआ है c। तो यहाँ पर इसको किसको क्या कहा जाता है वो समझते हैं। ये जो a होता है, यहाँ पर देख सकते हैं जो कैपिटल A होता है ये चर का गुणांक होता है। x स्वयं क्या होता है, चर होता है। b क्या होती है, उस चर की घात होती है। और c क्या होता है, चर का आधार होता है। तो सबसे पहले इसको समझना है कि ये आखिर है क्या। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर गुणन को समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक x लिखा हुआ है और दूसरा x लिखा हुआ है, इन दोनों का अगर हम गुणा करें तो इसको हम क्या कह देते हैं, 1 इंटू एक्स की पावर 1, 1 इंटू एक्स की पावर 1। ये लिखा नहीं जाता है, 1 एक्चुअली आगे लिखा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ समझने के लिए क्या करते हैं, 1 1 को लिख लेते हैं। तो 1 1 1 का मल्टीप्लाई 1 हुआ और x x का मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर से 1 है तो पावर क्या हो जाती है, गुणा करने पे जुड़ जाती है। तो यहाँ पावर कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हमने लिखा था कि इसमें x क्या है, चर है, 3 क्या है इसका गुणांक है, 2 क्या है इसकी घात और 1 क्या है इसका आधार है। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। तो यहाँ पर घात 2 है और घात 3 है, तो एक्स एक्स क्या है, समान घात, एक ही चर है, तो इनकी गुणा करने पर घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, यानी कि 2 और 3 मिलकर 5 हो जाती है, x की पावर 5। इसी तरह से यहाँ देखिए 3x स्क्वायर हो गया, 4x की पावर क्या हो गया 7। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो अंक होते हैं, अंकों का सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 चौक 12 हो जाता है। और x की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, तो 2 और 7 मिलकर कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो 12 x की पावर क्या हो जाता है, 9 हो जाता है कैलकुलेट करने पर। ठीक, इसी प्रकार से अगर मान लीजिए चर असमान हो x और y, तो इनको सिंपली x y लिख लिया जाता है। जैसे एक और एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, तो इसको सिंपली 3x स्क्वायर वाई क्यूब लिख लेते हैं। एक एग्जांपल और है, यहाँ जैसे लिखा हुआ है 4x स्क्वायर 3y क्यूब 2x स्क्वायर
इंटू 5y³। तो यहाँ पर क्या करते हैं 4, 3, 2 और 5 इसका सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 हो जाता है। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 हो जाता है, वाई की पावर 3 वाई की पावर 3 वाई की पावर 6 हो जाता है। तो इस तरह से अलग अलग चरों का हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं और अंकों का सिंपली मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक नोट है, तो गुणा करने पर समान चरों की घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, जबकि असमान चरों की घातें वैसे ही लिख ली जाती हैं। गुणन करते समय अचर राशियों को एक साथ गुणा करके क्या करते हैं, लिख लेते हैं। जैसे 4, 3, 2, 5 इन सब का गुणा करके हमने यहाँ क्या किया था, लिख लिया था। तो चलिए ठीक है, इसके आगे समझते हैं, चरों का भागफल समझते हैं। चरों का भागफल समझने से पहले एक रूल बता देते हैं कि अगर चर समान है तो इनकी घातें आपस में क्या हो जाती हैं, भाग करने पर घट जाती हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 2, तो भाग देने पर क्या होता है, नीचे वाली घात ऊपर जाती है और माइनस हो जाती है। तो माइनस होने पर क्या हो जाता है, 5 में से 2 जब घटता है तो यहाँ एक्स की पावर क्या हो जाता है, 3। इसी प्रकार जैसे एक्स की पावर 7 है, एक्स की पावर 3 भाग दिया जाता है, भाग देने पे घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। चर समान है तो यानी एक्स ऊपर भी एक्स नीचे भी घात घट गई तो 7 में से 3 गया, एक्स की पावर क्या बच गया, 4 बच गया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए असमान चर हों तो इनको बिल्कुल वैसे ही लिखा जाता है, और नहीं लिख सकते हैं तो नीचे वाली घात को ऊपर ले जाके माइनस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे लिखा गया है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ देखें, एक्स की पावर 7 वाई स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 7 इंटू वाई की पावर -2। ये कैसे आया, अब आपको एक छोटा सा नियम यहाँ दिखाते हैं आपको घात का। जैसे 1/x लिखा हो तो इसको x की पावर -1 लिख सकते हैं, 1/x स्क्वायर एक्स की पावर -2, 1/x की पावर 5 एक्स की पावर -5, और 1/x की पावर -2 है तो ऊपर जाकर प्लस का 2 होती है, माइनस नीचे 5 है तो ऊपर प्लस का 5। और इसी तरह से यहाँ आप और देख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर वाई 3, तो इसको ऊपर ले जाके माइनस में लिख सकते हैं, नीचे वाले को ऊपर माइनस में, ऊपर वाले को नीचे प्लस में, माइनस वाले को फिर से नीचे प्लस में, इस तरह से कुछ लिख लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरह से चरों के भागफल में एक चीज़ ध्यान देना होता है कि अगर चर समान है तो उनकी घातें आपस में क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, जबकि अगर असमान है तो उनको वैसे ही लिख लिया जाता है, या नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाकर माइनस में बना लिया जाता है। अगर माइनस में नीचे वाली वैल्यू है तो ऊपर जाकर प्लस में हो जाती है। तो चलिए ठीक है, आगे समझते हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए आपको दिया जाए दो चरों के बीच कॉमन ज्ञात करना तथा उनका गुणन करना, तो सबसे पहले गुणन को हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हो a और ब्रैकेट के अंदर लिखा हो b + c, तो इसमें सबसे पहले रूल क्या होता है कि a का मल्टीप्लाई b के साथ करते हैं और b का मल्टीप्लाई c के साथ करते हैं। तो a और b का मल्टीप्लाई हुआ तो दोनों अलग अलग वैल्यूज़ हैं, दोनों अलग अलग चर हैं, तो a इंटू b यानी कि ab हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से a का जब c से होता है, दोनों अलग अलग चर हैं, तो a इंटू सी ac हो जाता है, और बीच में क्योंकि यहाँ प्लस था तो यहाँ बीच में प्लस चिन्ह आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से आप जैसे यहाँ देख सकते हैं b ब्रैकेट में c प्लस क्या लिखा हुआ है d। अब इस b का मल्टीप्लाई पहले c के साथ होता है, फिर b का मल्टीप्लाई d के साथ होता है। तो जब b और c का होता है, दोनों अलग अलग चर हैं, तो bc हो जाता है, और b और d का जब मल्टीप्लाई होता है तो bd हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अब यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए a स्क्वायर हो और अंदर b + c हो तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो a स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सिंपली पहले वाले के साथ हो जाता है a स्क्वायर + a² b, और दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर + a² c, और बीच में प्लस है तो बीच में प्लस, अगर बीच में माइनस होता है तो यहाँ बीच में माइनस आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगला देखते हैं। जैसे a³ लिखा हुआ है, ab + a² b लिखा हुआ है, तो a³ का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो a और a यहाँ पर क्योंकि a की पावर क्या लिखी हुई है 3 और इंटू a लिखा हुआ है, तो टोटल हो जाती है a की पावर 4। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं a की पावर 4, और b अकेला है तो b को साथ में लिख लिया, बीच में प्लस लगा हुआ है तो बीच में प्लस लगाया। अब a³ का मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं a³ और a स्क्वायर है तो a की पावर 5 होती है, और साथ में b है तो यहाँ साइड में b आ जाता है, तो इस तरह से इसका मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक इस प्रकार से हम लोग अगर कॉमन निकालना सीखें, तो जैसे यहाँ ab लिखा हुआ है और ac, तो यहाँ हम देखते हैं कि इसमें भी a है और इसमें भी a। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं कि जब भी आपको किसी भी दो वैल्यूज़ में कॉमन लेना हो तो उसमें सबसे छोटी पावर देखी जाती है, जो भी अवयव वहाँ लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ ab और ac लिखा हुआ है तो इसमें देखा जाता है कौन सी वैल्यू कॉमन है। सबसे पहले क्या कॉमन है, a की छोटी पावर देखी जाती है। यहाँ a की पावर 1 ही है तो a को बाहर कर लिया। अब बचा गया यहाँ, जब इसमें से a निकला, पहले वाले में से देख लीजिए, पहले वाले में से जब a निकलेगा तो a तो बाहर हो गया, बचा क्या यहाँ b बच गया, और दूसरे वाले में से a निकला तो बचा क्या c। तो ये जो बाद वाली वैल्यू है यानी कि b और c, इनको तो ब्रैकेट में लिख लिया, और a कॉमन था तो a को बाहर कर लिया, तो इस तरह से कॉमन ले लिया जाता है। ठीक इस प्रकार से जैसे लिखा हुआ है
जैसे आपका लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो यहाँ आप देखिए ए की सबसे छोटी पावर क्या है, यहाँ ए की ए है और बी की छोटी पावर क्या है, बी है। तो यहाँ ए बी को क्या कर सकते हैं, दोनों में से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, तो ए और बी को क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। तो इस तरह से बाहर कर लेते हैं। तो ए बी जब बाहर आता है तो देखिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब ए बी बाहर आता है तो इसमें से ए बी बाहर आया तो बी तो ख़त्म हो गया, ए का एक पावर बच जाता है, तो यहाँ क्या लिख लेते हैं, एक ए लिख लेते हैं। इसी तरह से इसमें से ए बी बाहर आएगा तो यहाँ एक बी बच जाता है। ठीक इसी प्रकार से ए स्क्वायर बी प्लस ए बी में देखें तो यहाँ ए बी पूरा का पूरा कॉमन हो जाता है, तो यहाँ से ए बी निकल जाता है, यहाँ बचता है क्या, ए, और इस वाले में क्या बचता है, 1। तो इसको इस तरह से लिख ले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कॉमन है, ए क्यूब बी स्क्वायर। इस वीडियो को आप क्या कर सकते हैं, पॉज करके, ये बहुत सारे हमने यहाँ पर एग्जांपल्स कर रखे हैं, इनको आप देख लीजिए। और अगर आपको ना समझ में आए तो जो है बार बार इसको देखिए, पॉज करके इसको सॉल्व करिए, उसके बाद आपको ये बहुत अच्छे से सारे कैलकुलेशन समझ में आ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़ें तो और देख सकते हैं, यहाँ पर अब हम लोग सीखते हैं कि दिए गए बहुपद का गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए एक रूल है। सबसे पहले कोई भी द्विघात बहुपद अगर हम समझें तो द्विघात बहुपद अगर आपको दिया गया है इस रूप में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में, तो यहाँ सबसे पहले आपको बता दें कि जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है और जो लास्ट वाला सी होता है, सबसे पहले इन दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है क्या, ए सी आ जाता है। क्या आ जाता है, ए सी। अब इस ए सी का गुणा करने के बाद इसका रूल ये है कि ए सी तो आ गया, अब ए सी को कुछ इस प्रकार से तोड़ना है, यानी कि ये प्लस सी करना है कि जोड़ने पर, इनको जोड़ने पर ये बीच वाला टर्म यानी कि बी मिल जाए। तो रूल यही है कि सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाले गुणांक को लास्ट वाले टर्म के साथ गुणा करते हैं और इस गुणा को इस प्रकार से तोड़ते हैं, यानी कि दो संख्याओं में तोड़ के जोड़ते हैं कि जोड़ने के बाद क्या मिल जाए हमको, ये बीच वाला टर्म यानी कि बी मिल जाए। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ किया तो 1 × 4 मतलब क्या आ गया, 4 आ गया। तो चलिए ठीक है, यहाँ 4 आता है, तो देखिए इस 4 को इस प्रकार से तोड़ना है कि ये बीच वाला टर्म भी क्या है, 4, तो यहाँ बीच वाला टर्म जोड़ने के बाद मिल जाए, यानी कि 2 × 2 करें या 2 + 2 करें, तो दोनों स्थितियों में यानी कि जोड़ने पर भी और गुणा करने पर भी, यहाँ देखिए इधर गुणा करने का चिन्ह लगा हुआ है, इधर जोड़ने का, यानी कि गुणा करने पर और जोड़ने पर दोनों स्थितियों में यहाँ क्या मिल रहा है, 4। तो यहाँ हम क्या करते हैं, 2 + 2 को सब्सटीट्यूट करते हैं इस 4 की जगह। तो 2 + 2 को सब्सटीट्यूट किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं, अभी हमने गुणा करना सिखाया है, तो x का मल्टीप्लाई 2 के साथ, फिर x का मल्टीप्लाई दूसरे 2 के साथ, तो यहाँ कुछ इस प्रकार से मिल जाता है, एक्स स्क्वायर 2x + 2x + 4 इस प्रकार से मिल जाता है। अब इसमें क्या करते हैं, कॉमन, तो पहले दो टर्म में कॉमन ले लिया, तो पहले दोनों टर्म में कॉमन लेना भी हमने सिखाया। x को कॉमन लिया तो यहाँ बचा क्या, पहले वाले में x, दूसरे वाले में 2। ठीक इसी प्रकार से दूसरे वाले में 2 कॉमन है, तो दूसरे वाले में 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, x + 2। अब क्योंकि x + 2 दोनों में है तो बाहर गया, अब यहाँ बचा इस वाले में x, यहाँ बचा इस वाले में 2, तो फिर से x + 2 आ गया। तो कुछ इस प्रकार से ये गुणनखंड यहाँ हमको प्राप्त हो गया। ठीक इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ हम देख सकते हैं, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x + 6। तो यहाँ पर हमने 1 आगे लिखा हुआ था, 1 × 6 किया तो 6 आ गया। अब इस 6 को कुछ इस प्रकार से हमको क्या करना है, तोड़ना है कि जोड़ने पर बीच वाला टर्म यानी कि 5 मिल जाए। तो जैसे हम 6 को 2 × 3 या 2 + 3 करें तो 5 मिल जाता है जोड़ने पे, और गुणा करने पे 2 × 3 = 6 मिल जाता है। तो यानी गुणा करने पे 6 मिल रहा है और जोड़ने पर हमको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो दोनों स्थितियों, तो यहाँ 6 की, यहाँ ये 5 की जगह हम क्या लिख लेते हैं, 2 + 3 लिख लेते हैं। अब जब 2 + 3 लिखते हैं तो इसको x का अंदर दोनों उसमें मल्टीप्लाई होता है वैल्यूज़ में, और मल्टीप्लाई होने के बाद ये कुछ इस प्रकार से टूट जाता है। तो यहाँ से पहले वाले में x कॉमन लेते हैं, दूसरे वाले में 3 कॉमन लेते हैं, ये कुछ इस प्रकार से सॉल्व होकर x + 2 और 3 x + 2 आ जाता है। फिर x + 2 को कॉमन लेते हैं और दूसरे में यहाँ x और इस वाले का 3 बचता है, तो x + 3 आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से तीसरा एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, तो यहाँ 1 से 6 का मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। इस 6 को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने पर क्या आ जाए, बीच वाला टर्म यानी कि माइनस का 5। तो यहाँ पर हम देखिए दो माइनस की वैल्यूज़, माइनस का 2 और माइनस का 3, तो जोड़ने पर माइनस का 5 आ रहा है, और -2 × माइनस का 3 करेंगे तो प्लस का 6 मिल जाता है। गुणा करने पे माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको तोड़ देते हैं। तो यहाँ x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का
3x लिख लेते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं, कॉमन लेना हमने फिर से सिखाया आपको, फिर से देख लीजिए। यहाँ से पहले दोनों वैल्यूज़ में x कॉमन लिया तो x-2, दूसरे में -3 तो x-2, फिर इस तरह से x-2 और x-3 यहाँ पर मिल जाता है। तो चलिए ठीक है, आगे समझते हैं। एक छोटा सा और नियम है, यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल लिखा हुआ है x² - 4x - 21। तो यहाँ 1 का मल्टीप्लाई 21 के साथ किए तो माइनस का 21 आ गया। तो एक रूल हम आपको बताते हैं कि अगर लास्ट टर्म माइनस में आ जाता है, जैसे अभी तक सारे क्वेश्चंस में लास्ट टर्म आपने देखा कि प्लस में आ रहा था, अगर प्लस में आता है तो ये कंफर्म होता है कि दोनों वैल्यूज़ को जोड़ने पर मिलेगा, यानी कि जो जुड़ने वाली वैल्यूज़ हैं दोनों सेम चिन्ह वाली होती हैं, समान चिन्ह वाली होती हैं। लेकिन अगर ये लास्ट वाला टर्म अगर माइनस में होता है तो ये 101% श्योर होता है कि ये वैल्यू घटाने पर ही मिलती है, चाहे छोटी में से बड़ी को घटाओ, चाहे बड़ी में से छोटी को घटाओ। तो चलिए ठीक है, यहाँ माइनस का 21 गुणा करने पर आता है। माइनस के 21 को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने पर माइनस का 4 आ जाए। तो यहाँ माइनस का 7 और प्लस का 3 लेते हैं, यानी कि गुणा करेंगे तो 7 3 माइनस का 21, जोड़ेंगे तो माइनस का 4। तो इस वैल्यू को जब शिफ्ट करते हैं -4 की जगह तो x² - 7x प्लस का 3x और माइनस का 21 हो जाता है। अब इन दोनों आगे वाली वैल्यूज़ में कॉमन लेते हैं तो x कॉमन आ जाता है, x - 7 हो जाता है। इसी तरह से इसमें 3 कॉमन आता है, इसमें 3x - 7 आ जाता है। ठीक, अब इस तरह से x - 7 को क्या करते हैं, बाहर करते हैं, तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा प्लस का 3 तो x + 3 आ जाता है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ एक और एग्जांपल समझते हैं। अगर मान लीजिए आपको दिया गया हो x² प्लस का 4√3x + 12, कुछ इस प्रकार से दिया गया हो, तो इस 12 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब इसको तोड़ना है। तो अब तोड़ने के बाद क्योंकि यहाँ करनी में वैल्यू दी गई है तो करनी को थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ हम देखिए करनी को समझने के लिए एक रूल हमने छोटा सा साइड में मेंशन कर रखा है कि अगर कहीं √2 लिखा हो, √2 × √2 तो इसका मान 2 होता है, √3 × √3 3 होता है, √5 क्या होता है 5। इसी तरह से 12 को देखिए यहाँ पर क्योंकि 12 लिखा हुआ है लास्ट में, तो 12 को 4 × 3 लिख सकते हैं, या 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2, और 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं √3 2√3 इसको लिख सकते हैं। क्यों, एक 2 इसके साथ, दूसरा 2 दूसरे वाले के साथ, तो 2√3 × 2√3 इसको बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमको क्योंकि 4√3 लाना है तो 12 को कुछ इस प्रकार से तोड़ना है कि बीच वाला कितना आ जाए 4√3। तो हमने कुछ इस प्रकार से 12 को तोड़ा कि 2√3, तो यहाँ हम अगर लिखें 2√3 + 2√3 तो ये टोटल मिलकर कितना हो जाता है 4√3 हो जाता है। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है कैलकुलेट। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको तोड़ के दिखाया है, गुणा करने पे तो 12 हो रहा है, जोड़ने पे 4√3 हो रहा है। तो इसको अलग अलग 2√3 में तोड़ लिया। अब इसके बाद देखिए इसमें से x कॉमन है तो ये आ गया। अब 2√3 क्योंकि इसका गुणांक ये होता है, 12 का मान ये है, तो एक 2√3 बाहर निकला तो दूसरा वाला 2√3 यहाँ बच जाता है। तो इस तरह से इसको कॉमन लेने पर ये बच गया यहाँ। तो इस तरह से x + 2√3 दोनों में कॉमन है तो बचा क्या, यहाँ से x बचा, यहाँ से 2√3 बचा। तो इस तरह से इसको कॉमन करके लिख लिया जाता है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि आज इस पहले वीडियो में, जो कि 9th और 10th के लिए बहुत ही बेसिक वीडियो है, और ये सारी चीज़ें आपको मैथ्स पढ़ने से पहले, बहुपद जैसा चैप्टर पढ़ने से पहले आप सबको आनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर आप पूरा देखें। और आप सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट करके हमें बताते हैं तो हमारा मनोबल और बढ़ता है और हमें और मेहनत करने का मन करता है कि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा प्रयास करके और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाएं। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको वीडियो पसंद आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कृपा करके वीडियो को ज़रूर पूरा देखा करें। क्योंकि जब आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो वीडियो में जो भी चीज़ें छूटी होती हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नई चीज़ लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू।